प्रकृति है तो जिंदा है हम, पानी है तो जिंदा है हम, तेरे सिर के ऊपर छत हो ना हो, जंगल है तो जिंदा है हम। बचा सको अपने अस्तित्व को तो बचा लो, वरना पहले भी मिटा है और फिर से मिटेगा। ये अटल सत्य है इस जहां का, मनुष्य ना हुआ मनुष्य का तो तुम्हारा क्या होगा। गर जरूरी है जिंदा रहना, गर जरूरी है जिंदा रहना, तो नदियों का बहना भी जरूरी है। कुछ बदल सको तो खुद को बदलो, कुछ बदल सको तो खुद की दिशा और दशा को बदलो, नदियों की दिशा बदलना बेकार है। इसमें आगे भी है पर मैं अभी इस पे ही रुकूंगा। ये मैंने ही लिखा है और आज मेरा टॉपिक है जिस पे मुझे लगा कि बोलना चाहिए, मुझे कुछ बताना चाहिए। ये टॉपिक है इन्वायरमेंटल मूवमेंट की हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर। बात है ये द्वितीय विश्व युद्ध की और उसके बाद की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अराउंड 1950s to 60s। एक नाम आपने सुना होगा, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री अगर आपने कभी भी पढ़ा है बुक के थ्रू या कहीं सुना है, देखा है और इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आई एम श्योर कि आपने पढ़ा होगा। नाम है रेचल कार्सन, यूएस सिटीजन आई थिंक। सो एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे सिटीजनशिप का नहीं है लेकिन यूएस सिटीजन ही आई थिंक। सो कहानी ये है, पेस्टिसाइड्स का नाम आपने सुना होगा, आज भी यूज होता है और आज भी उसका इफ़ेक्ट उतना ही डिवास्टेटिंग है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, नेचर के ऊपर, हमारी वाटर बॉडीज़ के ऊपर। और वहाँ से अल्टीमेटली वो हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, हमें इम्पैक्ट कर रहा है, अदर जो बायोडाइवर्सिटी है उनको इम्पैक्ट कर रहा है। तो रेचल कार्सन का इंटरेस्ट पेस्टिसाइड्स में भी एक पर्टिकुलर पेस्टिसाइड के ऊपर था जिसका नाम है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये 1950s में नहीं बना था, ये बना था 1870s में, टू बी वेरी स्पेसिफिक 1874। वो बनाया गया था, ये केमिकल कंपाउंड है, इंसेक्टिसाइड की तरह इसको यूज किया गया था, मतलब इंसेक्ट की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी उसको रोकने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप खेती करते हैं नॉर्मली या खेती नहीं भी करते हैं तो आपको पता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो डिजीज़ भी फैलाते हैं और खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। सो एग्रीकल्चर में इसका यूज बहुत हो रहा था जब ये बनाया गया था, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी थी, यूज हो रहा था। लेकिन पते की बात ये है और आज भी ऐसा होता है कि जब ये बनाया गया था तब ये नहीं पता था उनको कि इसका साइड इफ़ेक्ट या इसका आफ्टर इफ़ेक्ट आफ्टर 50 ईयर डाउन द लाइन या आफ्टर 100 ईयर डाउन द लाइन क्या होगा। क्योंकि जब ये बना था तब ऑब्वियस सी बात है थ्रू आउट द वर्ल्ड तो यूज हो नहीं रहा था शुरुआत में, स्प्रेड तो धीरे धीरे बढ़ता है और उसका यूसेज भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब यूसेज बढ़ेगा तभी तो हमको निगेटिव इफेक्ट ज़्यादा अपीयर होगा, अपेरेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा, इट विल बी लाइक अ फैंटम थ्रेड जो कि इनविजिबल होगा लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है बहुत स्ट्रांग होगा, जो कि स्लोली आपको अपीयर होना शुरू होगा और जब होगा तो बहुत डिवास्टेटिंग होगा। तो 1874 में बना, वहाँ से यूज होते 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 इसको किसी ने अगर पकड़ा, ट्रेस किया कि इसका इम्पैक्ट जो है हमारे नेचर के ऊपर बहुत तगड़ा है, वो थी रेचल कार्सन। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को बोला कि आप अपनी जो पॉलिसी है, जो इसके रिगार्डिंग लॉ है, उसको चेंज करिए, क्योंकि इस पेस्टिसाइड का जो साइड इफ़ेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, निगेटिव इम्पैक्ट, इसका रेमिफिकेशन जो है नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा है।
लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जैसे आज के टाइम पे होता है, किसी ड्रग्स का अगर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा भी हो, आप फिल्मों में ज़रूर देखे होंगे, रियल में भी होता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है कि नहीं, निगेटिव इम्पैक्ट इन जनरल जितना 3%, 1%, आधा परसेंट ऐसे है, और ये लाजमी भी है। कोई भी मेडिसिन अगर बहुत हाई जो एंड वाली मेडिसिन बनती है, उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ तो होगा, सारी मेडिसिन का है। और कहते हैं ना, किसी ड्रग की एफिकेसी अगर 60-70% है, जैसे आपका वैक्सीन होता है, एफिकेसी 60-70-80% है, तो इट विल बी फाइन। ऐसे ये था, किसी ने ये नहीं देखा कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा और कितने टाइम के बाद भी इम्पैक्ट होगा इसका। इन्होंने देखा, इन्होंने जब आवाज़ उठाई तो इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, किसके द्वारा, जितने भी पेस्टिसाइड मेकर्स थे, जो डीडीटी बनाते थे, फर्टिलाइज़र मेकिंग इंडस्ट्री थे, तो वहाँ पे भी डीडीटी बनता था। जो फर्टिलाइज़र बनाते थे उस टाइम पे वो भी बनाते थे कुछ कुछ, और जो बड़ी कंपनियाँ थी तो वो भी बनाती थी। तो उनका ऑब्वियस सी बात है, उनका जो हिडन इंटरेस्ट था, उनका प्रॉफिट मेकिंग था। और वो ऐसे कैसे कह दें कि इसका इम्पैक्ट नेचर पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, अगर सीधे सीधे वो सही डेटा दिखा दें तब तो बंद हो जाएगा, बनाना ही बंद हो जाएगा और बनना बंद हो जाएगा, तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाएगा। फिर भी ज़माने में ऐसे एक आध लोग पैदा होते हैं, चाहे वो 10 साल बाद हो, 20 साल बाद, 50 साल बाद, लेकिन कोई ना कोई एक पैदा होता है या होती है जो ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं और उसको पकड़ के होल्ड किए रहते हैं, जब तक कि उस चीज़ को रिवर्स ना कर दें, जब तक कि वो प्रूव ना कर दें कि नहीं, जो वो बोल रहे हैं वो सही है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, सब लोग नहीं होते हैं। हिम्मत चाहिए। वही हिम्मत रेचल कार्सन ने दिखाई, रेचल कार्सन ने दिखाई, और उसको उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, पूरी डिटेल्ड बुक है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग्स। ये किताब दिख रहा है, साइलेंट स्प्रिंग, सीधा उल्टा देख लीजिए कुछ, ठीक है, लिखा है रेचल कार्सन का। ये मेरी 5वीं किताब है, मतलब साइलेंट स्प्रिंग ये मेरी 5वीं किताब है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं था, 2015 में पहली बार मैंने इसको पढ़ा था। आई लव्ड इट, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। सो 4 बुक जो है ना, मैंने किसी को दे दी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, किसी को पसंद आ गई तो है, ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत महंगी नहीं मिलेगी, 250-300 इतना तो आप बहुत आराम से पिज्ज़ा बर्गर ये सब उड़ा देते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए शौक चाहिए, आपको पढ़ने का शौक होगा तभी आप खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं। सो किताब बहुत अच्छी है, अगर आप साइंस लवर हैं और या तो आप इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं, इन्वायरमेंट को लव करते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं एक टाइप से, भले आप इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट ना हो, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कंसर्न है नेचर का, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए, इस किताब को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल हिस्ट्री की पहली किताब है। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में जो मूवमेंट है, इन्वायरमेंट मूवमेंट का, ये वन ऑफ द फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड बुक। समझ में आया, रेचल कार्सन साइलेंट स्प्रिंग। तो ये नाम जो है ना, ये नाम, एक सेकेंड, ये नाम इंस्पायर्ड है, ये नाम इंस्पायर्ड है एक जॉन कीट करके पोएट थे, उनसे। उनकी पोएम का नाम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मुझे याद था लेकिन अभी मैं भूल रहा हूँ, उसका मीनिंग मुझे याद है, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। मतलब उसका कन्वर्सेशन, मतलब उसका अगर ट्रांसलेशन अगर करें इंग्लिश में तो ये है, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। तो ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, साइलेंट स्प्रिंग। तो इन्होंने उस डीडीटी को एक्चुअली में कहा कि इसका इम्पैक्ट इतना है कि एक टाइम आएगा ऐसा कि ये डीडीटी नेचर में स्टोर होते होते, ठीक है, डाइवर्सिटी को इतना इम्पैक्ट करेगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब देयर विल बी नो बर्ड टू सिंग, देयर विल बी नो बर्ड टू सिंग। अभी मैं आपको रीज़न क्या था और इस चीज़ का असर क्या हुआ यूएस गवर्नमेंट के ऊपर, वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली में इसका यूसेज जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, एग्रीकल्चर पे स्प्रे करने के लिए नहीं, ये जो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे जो यूएस ट्रूप्स थे ना, उनकी जान बचाने के लिए था। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, आपको पता है, मतलब मच्छर जो एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज होती है वो वेक्टर होती है, ठीक है।
होता तो ऑब्वियस सी बात है प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स उसका सबसे कॉमन है। सो मच्छर वेक्टर हैं, तो वेक्टर को मारना बहुत ज़रूरी है स्प्रेड को रोकने के लिए। तो ट्रूप्स को बचाने के लिए ये ऊपर से एरियल स्प्रे किया जा रहा था, और एरियल स्प्रे में यूसेज इसका बहुत ह्यूज लेवल पे हुआ था, बहुत ह्यूज वास्ट लेवल पे। सो इसी चीज़ को ऑब्जर्व किया रचल कार्सन ने कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा इनको। चिड़िया मतलब इन्होंने देखा कि कहीं कहीं ना पूरी की पूरी बर्ड्स ऐसे मरी हुई हैं, जहाँ पे इसको ऊपर से छिड़का गया था एरियल स्प्रे में, वहाँ पे इन्होंने देखा कि बहुत सारी बर्ड्स मरी हुई हैं। उन्होंने बात की, लोगों से पता किया कि क्या है, तो कहीं से इन जनरल सही डेटा नहीं मिला, लेकिन धीरे 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 ये गैदर करते गए इन्फॉर्मेशन, उनको पता चला कि अल्टीमेटली पेस्टिसाइड स्पेशली जो डीडीटी है कितना खतरनाक है नेचर के लिए। और इस चीज़ को यूएस गवर्नमेंट के सामने उन्होंने प्रूव किया सारी इन्फॉर्मेशन और चीज़ों के बेसिस पे। फिर यूएस गवर्नमेंट ने पॉलिसी में चेंज किया, पॉलिसी रिवर्स की, और उस टाइम पे डीडीटी को बैन किया गया। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड धीरे धीरे डीडीटी जो है बैन होने लगा। इंडिया में भी बैन है, यूज होता था लेकिन अभी बैन है। सो इट वाज एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन द हिस्ट्री। देखिए लाइट चली गई। और इनका क्रक्स मैं बताता हूँ, जो इनका फीलिंग था, जो बुक का क्रक्स है, मैं पूरी बुक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैंने ऐसे ही सोच रहा था तो मैंने लिखा था मीनिंग क्या आएगा इसका। मैं पढ़ता हूँ जो मैं लिखा हूँ, देखिए मेरी डायरी है, मैंने लिखा है, कहीं और का नहीं है, मेरा है। इफ वी डू नॉट थिंक If we do not think and understand now, there will be a time in the future when the environment is devastated so much that no bird will sing. There will not be any vibrancy in the nature. There will not be any freshness in the nature. We must try hard to reverse the order and protect and conserve the nature to ensure our own sustainability, and for our own sake, we must protect others, because we all are linked with our trophic structure and trophic levels, simply the food web and food chain. So Rachel Carson and her book Silent Springs enlightened the same way back in 1960, और ये किताब एक्चुअली में 1962 में लिखी गई है, सितंबर 27 सितंबर 1962, and it's time for us to realize and do the same. आज के समय में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसके बाद भी इन्वायरमेंट में बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं। मैं उन मूवमेंट पर भी चर्चा करूंगा, हालांकि चर्चाएं और भी हुई हैं, बट फिर भी मैं चर्चा करूंगा। जैसे आप चिपको आंदोलन का नाम सुने होंगे, एपिको का नाम सुने होंगे। चिपको आपका उत्तराखंड नॉर्दर्न इंडिया में हुआ था, और एपिको जो था सदर्न इंडिया में हुआ था, आंध्र प्रदेश। उसके अलावा आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन सुना होगा, जिसमें नर्मदा रिवर को बचाने की बात की गई थी। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए हैं, और आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो थ्रेट है एक क्लाइमेट चेंज का। उसके अलावा बहुत सारे थ्रेट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थ्रेट बताओ, क्लाइमेट चेंज की वजह से या उसके पहले भी जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट चल रहा है, थ्रेट जो चल रहा है ना, वाटर का। जो रिवर्स है ना, रिवर्स आर डाइंग एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। ये थॉमस हॉब्स की एक फिलॉसफी है, उन्होंने बहुत पहले बोला था, जैसे मैंने इसमें भी लिखा था कि मनुष्य हो न सका मनुष्य का तो तुम्हारा क्या होगा। द ह्यूमन बींग्स आर सो सेल्फिश, ह्यूमन बींग्स आर सो सेल्फिश कि उनको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत स्ट्रांग स्टेट की कल्पना की थी थॉमस हॉब्स ने। सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी को एक ऑर्डर में रखने के लिए, ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। और ये हम देखते भी हैं कि जब तक कहते ना हमारे सर पर, हमने बोला ना तेरे सिर के ऊपर छत हो ना हो, जंगल है तो जिंदा है हम। तो ऐसे ही है कि जब हमारे सर पे चीज़ें पड़ती हैं तब हमको समझ में आता है कि इशू क्या है। जिस दिन हमें पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, उस दिन हमें पता चलेगा कि पानी की क्राइसिस है।
कोई और रास्ते में लाइन लगा के खड़ा हो, किसी और के घर में पानी ना आए, तो हमको लगता है कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, वी डू नॉट थिंक। बेंगलोर की क्राइसिस देख लीजिए, इंडिया में शिमला के केस में क्राइसिस देख लीजिए, चेन्नई में क्राइसिस होती है, दिल्ली में क्राइसिस होती है। मैं रहा हूँ, 14 साल रहा हूँ दिल्ली में। और आपको तो पता ही है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल केप टाउन, सोचिए इतना बढ़िया शहर था, लोग घूमने के लिए जाते थे, आज भी जाते हैं, लेकिन पानी की क्राइसिस इंडिया में भी होने वाली है। ये मत सोचिए कि नहीं होगा, बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है, ये जन्म ले रही है, नदियाँ मर रही हैं। वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द रिवर्स। कुछ रिवर्स को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नदियाँ मर रही हैं। और मैं नदियों के ऊपर भी लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि मैं राप्ती रिवर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो राप्ती रिवर के ऊपर तो मैं बनाऊंगा ही, बताऊंगा भी क्या चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैंने सोचा इंडिया में जितनी रिवर्स हैं, मैं उन रिवर्स के ऊपर बात करूंगा। यूपीएससी पर्सपेक्टिव में नहीं, नॉर्मली मैं पर्सपेक्टिव में बात करूंगा, क्या, इन्वायरमेंट के लिए। सो ये कहानी थी रेचल कार्सन की, और ये कहानी थी पहले इन्वायरमेंटल मूवमेंट की, और ये कहानी थी साइलेंट स्प्रिंग की। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, देखिए मैं बहुत शो और बहुत क्या बोलते हैं उसको, जो कहते हैं ना, कैमरा और वीडियो पीछे आगे, मैं अभी वो नहीं किया हूँ ना, तो मेरे पास है अभी फ़िलहाल, मैं ऐसे ही नॉर्मल मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कुछ वीडियो में पहले बनाता था, लेकिन मैंने लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग नहीं की है, शायद उस पर सही से हो नहीं रहा था, आई डोंट नो। सो ये बेटर है। सो प्लीज़ डू वॉच, और पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा। और आगे अगर आपको चाहिए कोई कंटेंट, तो उस पर मैं ऐसे बना दूंगा, लेकिन ये मेरा है इन्वायरमेंटल मूवमेंट के ऊपर। मैंने सोचा था, बहुत पहले सोच रहा था, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था। सो मैं सोचा कि चलो आज रेडी कर ही देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले किसी एक स्टोरी के साथ। गुड बाय, गुड नाइट।